हेलो एवरीवन, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र एजुकेशन अड्डा में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो पिछली क्लास है वो पिछली क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप उसके प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे और साथ ही साथ उसे शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है ना? देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ता है उसको लगता है कि मुझे जीएस नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जीएस का जो दायरा बहुत बड़ा है। तो आपको जीएस जो पढ़ना है ना, वो एक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जितना सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और हर कंपटीशन का एक लिमिटेशन होता है कि आप एक कट ऑफ होता है। आप कोशिश करिए कि जो कट ऑफ पिछले साल थी उससे 10 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। 10 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? पहला काम है, आप ये करेंगे कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं इस यूट्यूब चैनल पर, आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरी जो क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, सुरेंद्र कोचिंग में जो बुद्धेश्वर में है, लखनऊ के बुद्धेश्वर में है, वहां पे मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं। आप वहां पे अगर जो बच्चा मुझसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है वो आके ऑफलाइन क्लास भी ले सकता है। जो बच्चा दूर दराज का है वो लखनऊ नहीं आ सकता है और उसको मेरी क्लास अच्छी, सच में अच्छी लग रही है। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि बच्चा ये जज करता है कि सामने वाले सर कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है? वो बड़े बड़े यूट्यूब की तरफ भगता है। उसको लगता है कि बड़ा यूट्यूब पे पढ़ा टीचर है तो बहुत ज्यादा जानकार है। ठीक है? आप एक बार नोट्स बना लो, आप खुद बताओगे कि सर कैसा पढ़ा रहे, क्या बता रहे हैं। समझ रहे हो? तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। जिनको क्लास करनी है, वो जो लखनऊ के हैं, ऑफलाइन क्लास करनी है, वो आराम से आके सुरेंद्र के जो कोचिंग है बुद्धेश्वर में, लखनऊ के बुद्धेश्वर में, वहां पर आके वो बात कर सकते हैं। ऑफलाइन भी उनकी क्लासेस मिल जाएंगे। ऑफलाइन का तो अलग ही मजा रहता है। ठीक है? तो आइए बात करते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है? क्योंकि गांधी को गोलमेज सम्मेलन में ही जाना था और हम सभी जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। किसकी बात कर रहा हूं? गोलमेज सम्मेलन। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं कि ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये कहां पे हुआ था? तो ये सेंट जेम्स पैलेस है लंदन में। सेंट जेम्स पैलेस। और ये जो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में है, वहीं पर इसको क्या किया गया था? इस गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? तो जो साइमन कमीशन आया था ना, उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट की जांच करने के लिए या उसकी रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए यह गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड और जॉर्ज परचम जो थे वो राजा थे। ठीक है? तो मैं बात करूं, तो पीएम की बात करूं, कहा कि ब्रिटेन के पीएम की बात करूं, वो कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड। और राज सम्राट कौन थे? सम्राट जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। ठीक है? जॉर्ज पंचम थे। जब यह पहला सम्मेलन हुआ था उस समय वायसराय इरविन था। वायसराय कौन था? भारत में वायसराय भारत में होगा। जो भारत में वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है 1926 से लेकर 1931 तक, ये लॉर्ड इरविन था। क्लियर? अब ये जो इसका उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन, ये उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। यह जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, यह गोलमेज सम्मेलन बुलाया क्यों गया था? तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, किसके लिए? चर्चा करने के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया था। ठीक है, कौन सी सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन। हम सभी जानते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यह सम्मेलन 3 सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 सम्मेलन। और इस तीनों सम्मेलन में एक व्यक्ति भारत की तरफ से उपस्थित थे तीनों सम्मेलन में, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में उपस्थित थे। क्या थे? तीनों सम्मेलन में उपस्थित थे। कौन से? पहले वाले भी, दूसरे वाले भी और तीसरे वाले भी। क्लियर? ये 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, लंदन में बुलाया गया था, लंदन के जेम्स पैलेस में बुलाया गया था। प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने बुलाया था। इसका उद्घाटन उन्होंने करवाया था सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर चर्चा करना था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय रहे हैं 1926 से लेकर 1931 तक। 3 सम्मेलन हुए हैं और तीनों सम्मेलन में भारत की तरफ से जो उपस्थित हुए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपस्थित हुए थे। क्लियर? चलिए, इतनी बातें आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज करता हूं और साथ ही साथ आप सभी को गुड इवनिंग भी। ठीक है ना? हाँ, तो आप लोग इसको ना लाइक जरूर बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है? कितना कहलवाते हो हमसे, इस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है? अरे तुम्हें ही पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं। ठीक है? 2-4 डंडे लगाने लायक है तुम लोगों को। अरे पढ़ लिया करो। ठीक है ना? चलो आ जाओ, वापस बात करते हैं। इसको हटा दो मैं। ठीक है ना? आप सभी को गुड इवनिंग। ये कहेंगे मुंह देखो, मुंह से व्हाइट बोर्ड की तरफ रखे और गुड इवनिंग कर रहे हैं इधर से। ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्शन के थ्रू पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे मुंह करके ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है? और फिर क्या हो रहा है? फिर हम क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट हो रहा है एक दूसरे से। ठीक है? अब चलो लिखो, मैं बहुत मार खाओगे, बहुत बात करने का मन कर रहा है तुम लोगों को। हाँ देखो, इमोजी आ रहा है। ठीक है ना? इनका इमोजी देखो। अरे मार खाओगे। चलो अब ध्यान दीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करने जा रहा हूं मैं। यह 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक चला था। कब तक? 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक। JAN लिखा हूं, जनवरी है ये, JAN। ठीक है ना? अब यह मत पूछना कहां चला था भाई, लंदन लिखवा दिया हूं। ठीक है ना? लंदन लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है? अब देखिए, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसमें? इस सम्मेलन में। कौन से वाले में? पहले वाले में। जानते हैं 89 सदस्य ने इसमें भाग लिया था। 89 मेंबर्स, 89 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 89 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है? इसमें से एक भी भारतीय भाग नहीं लिए थे।
दलित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दलित वर्ग का जो प्रतिनिधि कर रहे थे, वो कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलित वर्ग का। वहीं पर एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल कर रहे थे। किनका? एंग्लो इंडियन। इस एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? केटी पाल। कौन कर रहे थे? केटी पाल एंग्लो इंडियन का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक ना? इस प्रकार अगर देखा जाए तो जब कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, तो इस सम्मेलन को, क्योंकि कहीं ना कहीं साइमन कमीशन को कांग्रेस ने ही रिजेक्ट किया था, जब कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था, इस कारण इस सम्मेलन को असफल माना गया। यह कैसा सम्मेलन था? असफल सम्मेलन था। यह सम्मेलन असफल सम्मेलन था। यानी यह रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कौन सा था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, साइड हो गया मैं, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं। क्लियर? चलिए अब मैं हेडिंग डालिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन। हेडिंग डालें आप, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर से लेकर, 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। कब से कब तक चला? तो 7 सितंबर को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को चला। गांधी जी इस सम्मेलन में आते हैं। भाई इरविन समझौता इसीलिए हुआ था ना, आ जाओ भैया दूसरे वाले में तो आ जाओ, कम से कम इस वाले में आएंगे गांधी जी। इस वाले में गांधी जी आते हैं और गांधी जी आएंगे, गांधी जी और गांधी जी जो जिस जहाज से आएंगे उस जहाज का नाम है SS राजपूताना। किस जहाज से आएंगे? SS राजपूताना जहाज। ठीक है ना? SS राजपूताना जहाज से गांधी जी आएंगे और गांधी जी कांग्रेस की ओर से आएंगे। किसकी ओर से आएंगे? तो ये कांग्रेस की ओर से आएंगे, कांग्रेस की ओर से। यानी कांग्रेस की ओर से ये आ रहे हैं। यानी कांग्रेस का मतलब भारत, भारत का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब गांधी और गांधी का मतलब भारत या कांग्रेस। ठीक है? गांधी जी जब आते हैं SS राजपूताना से, तो गांधी को क्या किया जाता है? गांधी को किंग्सले हॉल में ठहराया जाता है। कहां ठहराया जाता है? तो गांधी जी को किंग्सले हॉल में ठहराया जाता है। कहां ठहराया जाता है? किंग्सले हॉल में ठहराया जाता है। ठीक है? अब गांधी जी को सेंट जेम्स पैलेस जाना है। सेंट जेम्स पैलेस गांधी जी के लिए एक पूरा आडंबर बना हुआ है। अरे वही वाला, एकदम समझ लो KGF वाला, रॉकी भाई वाला आडंबर बना है कि जब गांधी जी आएंगे, हेलीकॉप्टर आएगी, डम 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 बाजा बजेगा और गांधी जी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, अपने पैर रखेंगे, चारों तरफ से धूल उड़ेंगे और यो करके आवाज आएगा बैकग्राउंड में जो। ठीक है? पूरा सब लोग इसी प्रकार के सोच रहे थे कि जिस प्रकार यश उतर रहा है KGF में अपने हेलीकॉप्टर से सेकंड वाले पार्ट में, सेम गांधी जी भी उसी स्टाइल में आएंगे। क्या पर्सनालिटी होगी गांधी जी की, क्या कपड़े पहने होंगे, क्या चलते होंगे। पर देखा गया खोदा पहाड़ निकली चुहिया। गांधी जी एक व्यक्ति है, मरियल आदमी, काला काला सा, मतलब काला नहीं पूरा, ठीक है, एक मरियल आदमी, धोती पहन लपेटे हुए, ठीक है, ठक ठक अपनी लठ लेके सेंट जेम्स पैलेस पे की सीढ़ियों पे चल रहा है। जब लोगों ने देखा तो कहा, अच्छा ये रहा गांधी, ये गांधी है। इस गांधी की बात हो रही थी। ठीक है?
इस गांधी की चर्चा इतनी हो रही थी, ठीक है, इस गांधी की चर्चा। विंस्टन चर्चिल कहता है कि भैया ये तो अर्धनग्न फकीर है। जो बाद में चल के विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा, वो विंस्टन चर्चिल कहता है अच्छा ये वाला ये गांधी है, ये तो अर्धनग्न फकीर है। तो क्या कहता है विंस्टन चर्चिल, यहां ध्यान दीजिएगा, विंस्टन चर्चिल चर्चिल गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहता है। क्या कहता है, अर्धनग्न फकीर कहता है। कौन, विंस्टन चर्चिल कहता है, ठीक है, कौन कहता है, विंस्टन चर्चिल कहता है। और फ्रैंक मॉरिस जो है गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहता है। क्या कहता है फ्रैंक मॉरिस, एक व्यक्ति है भाई साहब, फ्रैंक मॉरिस। कौन, फ्रैंक मॉरिस क्या कहता है गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहता है। क्या कहता है, देशद्रोही फकीर। कौन, फ्रैंक मॉरिस। इस अधिवेशन में गांधी जी उपस्थित थे और गांधी जी इस अधिवेशन में आते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। गवर्नर जनरल की विशेष प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। गवर्नर जनरल की यानी वायसराय की विशेष प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे, तो इसको हटाता हूं, ऊपर वाला हटाता हूं, ऊपर वाला ये पूरा हटा ही देता हूं। गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि, अब मैं बताऊं कि गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय गए थे। कौन गए थे, तो सरोजिनी नायडू ये लोग कांग्रेस की तरफ से नहीं गए हैं, ये गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि के रूप में गए हैं। और साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय। अब देखिए गांधी जी इस सम्मेलन में क्या होते हैं, इन ब्रिटिशर्स के समतुल्य बैठते हैं, यानी पहली बार भारतीयों को क्या किया गया, अंग्रेजों के समतुल्य दर्जा दिया गया। पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों के समतुल्य दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी अभी तक किसी भी भारतीय को अंग्रेजों के समतुल्य दर्जा नहीं दिया गया था, पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों के समतुल्य दर्जा दिया गया। इस अधिवेशन में आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों अधिवेशन में हैं और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस अधिवेशन में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका मेन मोटिव यही था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि जो दलित है उनको क्या किया जाए, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन मिले। क्या मिले, दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन मिले। यह सांप्रदायिक निर्वाचन होता क्या है, सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की जो सूत्रपात हुआ था, शुरुआत हुआ था भारत में, वो 1909 के अधिनियम द्वारा हुआ था, जिससे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। उसके द्वारा पहली बार मुसलमानों को क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया गया था।
1919 में इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और विस्तारित किया गया और इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को 1919 में क्या किया गया, एंग्लो इंडियन, सिख और ईसाइयों को भी प्रदान किया गया। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन की। इसको नीचे वाला हटा रहा हूं, सांप्रदायिक निर्वाचन। यह सांप्रदायिक निर्वाचन, आप समझते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है? इसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। यह सांप्रदायिक निर्वाचन यह है कि किसी जात या धर्म का व्यक्ति, अगर उसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया गया, अगर वो चुनाव में चुनाव लड़ रहा है तो वही व्यक्ति, उसी जाति या धर्म का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और उसी जाति या धर्म का व्यक्ति उसे क्या करेगा, वोट देगा। जबकि आरक्षण में क्या होता है कि जिस जाति या धर्म के व्यक्ति को आरक्षण प्रदान किया गया है वो तो चुनाव में लड़ेगा, लेकिन उसको वोट क्या होंगे, सभी वर्ग देंगे। जब सभी वर्ग देंगे तो वो कहीं ना कहीं सभी वर्गों के विकास पर कार्य करेगा। और अगर सांप्रदायिक निर्वाचन है तो वो सभी वर्गों के विकास पर कार्य नहीं करेगा, केवल अपने वर्गों के विकास पर कार्य करेगा। अन्य लोगों का विकास क्या हो जाएगा, अछूता रह जाएगा। गांधी जी इसके खिलाफ हो गए। ठीक है ना। यानी मैं सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर रहा हूं, दलितों की सांप्रदायिक निर्वाचन की बात होती है, यही से पूरा का पूरा मतभेद हो जाता है। क्लियर। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, इस सुधार द्वारा पहली बार किसको दिया जाता है, मुसलमानों को। मुसलमानों को इसका विस्तार किया जाता है और 1919 के अधिनियम द्वारा जिसे हम मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इस सुधार द्वारा एंग्लो इंडियन, सिख और ईसाई को प्रदान किया जाता है। सिख और ईसाई को प्रदान किया जाता है, यानी इसका विस्तार किया जाता। और आप देख रहे हैं कि इसमें किसकी बात कर दी गई है, दलितों की बात कर दी गई है। गांधी जी नाराज हो जाएंगे और जब गांधी जी नाराज हो जाएंगे तो गांधी जी भी यहां से चल देंगे। गांधी जी चलेंगे यानी यह भी सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। असफल। ठीक है ना। यह भी सम्मेलन कैसा हुआ, यह भी सम्मेलन असफल हो गया। ठीक है, असफल सम्मेलन हो गया। अब तीसरा सम्मेलन होता है, कौन सा, तीसरा सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इसको हटाता हूं मैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा साइड हो जाता हूं, चलो। चलिए, बस टू द पॉइंट इसमें लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, हेडिंग डाल दीजिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये 17 नवंबर 1932 को शुरू होता है और ये 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। दिसंबर 1932 तक चलता है। ठीक है। इस सम्मेलन में भी डॉक्टर B.R. अंबेडकर उपस्थित रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन चलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको पूरा तरह से समझ में आया होगा। गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होते हैं, वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है ना। गांधी जी भारत आएंगे और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंग्रेज क्या करेंगे, गैर कानूनी संस्था घोषित कर देंगे और गांधी जी को यरवद्दा जेल में डालेंगे। ठीक है ना। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः शुरुआत होगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होगा,
गैर कानूनी संस्था घोषित की जाएगी और गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया जाएगा, जो कि कहां पे है? महाराष्ट्र में है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूंगा कि एक क्लास आपको समझ में आई होगी और आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाएंगे और साथ ही साथ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आगे की बातों को पर चर्चा किया जाएगा।